ईरान के राष्ट्रपति रईसी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। जी हां, इजराइल से जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति रईसी का इस्लामाबाद दौरा तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा घटनाक्रम है इस वक्त। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या रईसी अब इजराइल की घेरेबंदी के लिए इस्लामिक देशों को एकजुट करने में जुटे हैं? क्या ईसाई देशों के साथ यहूदी गठजोड़ का जवाब देने के लिए इस्लामिक मुल्कों का चक्रव्यूह तैयार होने वाला है? क्या रईसी के पाकिस्तान दौरे को धर्म युद्ध से जोड़ना वाजिब है इस वक्त? पूरी कूटनीतिक और जंगी बिसात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे आने वाले घंटे में। और आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे ईरानी राष्ट्रपति रईसी। 2 दिनों के पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे रईसी। इजराइल से तनाव के बीच रईसी का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। पाकिस्तान से सहयोग बढ़ाने की कोशिश के तहत, इसी मकसद के तहत ये दौरा देखा जा रहा है। और कहते हैं जंग में कुछ भी जायज है। जी हां, यही वजह है कि कल तक 2 दुश्मन अब दोस्ती की राह पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान में 2 महीने पहले भयंकर वॉर चल रहा था, वार पलटवार चल रहा था। दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा के भीतर आतंकी ठिकानों पर हमले तक कर डाले। संबंधों की ये तल्खियां अब इजराइल से जंग के बीच एक नए रिश्ते का रूप ले रही है, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी आज से पाकिस्तान के दौरे पर है, यानी संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है। इजराइल के खिलाफ ये संबंध मुस्लिम देशों के साथ सुधारने की कोशिश हो रही है। और आइए अब आपको समझाते हैं इजराइल के खिलाफ ईरान का एम प्लान क्या है। एम प्लान दरअसल ईरान के राष्ट्रपति आज से पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे, वो भी तब जबकि 2 महीने पहले ही ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे देश की सीमा के भीतर आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद से दोनों में तल्खियां बहुत बढ़ गई थी, या यूं कह लीजिए कि दुश्मनी सी थी। लेकिन इजराइल से जंग के हालात में ईरान मुस्लिम देशों को लामबंद करना चाहता है, इसीलिए वो पाकिस्तान से पुरानी रंजिश भी भुलाने को तैयार है। रईसी के एजेंडे में पहला लामबंदी प्लान है, दूसरा पाकिस्तान से बेहतर संबंध और तीसरा पाकिस्तान से व्यापारिक करार भी। रईसी की मुलाकात पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सीनेट अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी और नेशनल असेंबली अध्यक्ष सरदार सादिक से होने वाली है। तो ये कितना महत्वपूर्ण दौरा होगा और इसके समीकरण क्या होंगे, किस तरह से दशा और दिशा बदलने की कोशिश होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, क्या माना जाए, क्या रईसी का ये दौरा जो बर्फ जमी हुई थी दोनों के रिश्तों में, वो बर्फ को पिघलाने का काम करेगा? देखिए, साफ तौर पर लग रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति का ये पाकिस्तान दौरा दरअसल ईरान की एक कूटनीतिक योजना का हिस्सा है, और उसमें मुख्य तौर पर यह है कि पाकिस्तान से संभावित है कि ईरान पर जो तमाम आतंकी गुट के जरिए जो हमले किए जाते हैं, जिसमें बहुत पहले ये आरोप भी लगा था कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद वहां पर कई आतंकी गुटों को उन्होंने हायर किया था ताकि ईरान पर लगातार अटैक किया जा सके, और उन्हीं आतंकी गुटों को जनवरी में ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक के जरिए खत्म करने की कोशिश की गई थी। तो इस वक्त कोशिश यही है कि पाकिस्तान दौरे में पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना हो, क्योंकि इस वक्त ईरान को पता है कि ईरान को अपनी हर सीमा को हर तरह से सुरक्षित करना है, क्योंकि किसी भी सीमा के से अगर ईरान में घुसने में कामयाब होते हैं और ऐसे में इजरायली एसेट्स अगर ईरान के अंदर घुसते हैं तो ईरान के लिए मुसीबत होगी। तो कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान की क्या हालत है उसको जानते हुए, उसको समझते हुए भी ईरान के राष्ट्रपति इसलिए पाकिस्तान जा रहे हैं ताकि इजरायली एजेंसी कहीं से भी पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना कर सके। दूसरी अहम बात अब तक जो ये कोल्ड वॉर चल रहा था, या फिर दुश्मनी कह लीजिए दूसरी भाषा में, क्या ये दुश्मनी दोस्ती में तब्दील होने की कोशिश होगी? इसी पर नजर रहेगी। क्या समीकरण बदलेंगे ईरान और पाकिस्तान में, और क्या इजराइल की घेरेबंदी बढ़ाने की कोशिश होगी? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका ये पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब बात ऐसी खबर की जिससे कई देशों का जियोपॉलिटिकल एजेंडा बदल सकता है। तालिबान को लेकर रूस का रुख काफी नरम दिखाई दे रहा है। आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने पर विचार हो रहा है। जल्द रूस कर सकता है बड़ा ऐलान भी। तो अचानक से ये जो नरमी है वो रूस के रुख में देखने को मिल रही है तालिबान को लेकर।
और तालिबान को दरअसल आतंकी लिस्ट से हटाने की खबर पर तालिबान से हाल के समय में रूस की बढ़ती करीबी मुहर लगा रही है। अब इसे जरा समझिए कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे नजदीकी बढ़ रही है। तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने पर विचार हो रहा है। देखिए, बड़ी बात यह है कि आतंकी संगठन, टेररिस्ट ग्रुप के सूची से हटाने पर विचार किया जा रहा है रूस के भीतर। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात जो सामने आ रही है, रूस के कजान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम में तालिबान को न्योता दिया जा रहा है। तो इससे भी समझा जा सकता है कि नरमी है। यूरेशियन स्पेस फॉर कोऑपरेशन में शामिल करने पर विचार हो रहा है। माफ कीजिए। तालिबान के राजनयिक को मान्यता देने वाला पहला देश होगा रूस। ये एक तरह से नरमी दिखाता है तालिबान की तरफ। तालिबान के साथ लगातार करीबी बढ़ाने वाले कदम थे। जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, उस वक्त भी रूस ने विरोध किया था और अब रूस की ये नरमी देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं तालिबान और रूस कितने करीब जो आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि अगर तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने पर रूस करता है ये कदम, तो फायदा क्या होगा। तालिबान क्यों रूस की तरफ हसरत भरी निगाहों से इस वक्त देख रहा है। देखिए, तालिबान को क्या उम्मीद है और रूस का मकसद क्या है, हम आपको दोनों पॉइंट्स बता रहे हैं। प्रतिबंध हटने से मदद मिलेगी, तालिबान को उम्मीद है। वहीं रूस का मकसद होगा भू आर्थिक, भू राजनीतिक मौजूदगी। जब्त संपत्ति रिलीज हो सकती है, यूएन में सीट मिल पाएगी, लापीस लजुली ट्रेड कॉरिडोर बन सकेगा, ये भी तालिबान को उम्मीद है। तो रूस का जो मकसद है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यूएस के खिलाफ तालिबान का साथ मिल पाएगा, इस्लामिक आतंकवाद से मुकाबला हो पाएगा, अफगानिस्तान में स्थिरता और धमक रूस जता पाएगा। तो ये एक तरह से दोनों के मकसद है। एक तरफ तालिबान जो है हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, तो दूसरी तरफ जो रूस है उसका मकसद क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में आग पर किस तरह से सियासत हो रही है। 15 घंटे से ये आग लगी है लेकिन बेकाबू आग है। दिल्ली में धुआं लैंडफिल साइट पर हो रहा है। आग को बुझाने की दूसरे दिन भी कोशिशें जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग पर सियासत तेज हो गई है। आज बीजेपी नेता लैंडफिल साइट पर पहुंचेंगे, दौरा करेंगे। कल शाम 6 बजे से आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद है। कल शाम जो 6 बजे आग लगी थी अब तक नहीं बुझ पाई है और इतनी भीषण आग लगी है, देखते ही देखते ये आग फैलनी शुरू हो गई। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल शाम जब आग लगी उस वक्त की तस्वीरें हैं, किस तरह ये पूरी आग इस लैंडफिल साइट पर धधक रही है। तो दूसरी तरफ आज सुबह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। धुएं की वजह से लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही है, जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको परेशानी हो रही है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग को बुझाने की कोशिशें पिछले करीब 15 घंटों से जारी है। आपको गाजीपुर साइट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, पहली तस्वीर कल रात की है जिसमें भीषण आगजनी को साफ देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर आज सुबह की है। फायर ब्रिगेड का दावा है कि लैंडफिल में पैदा हुई गैस की वजह से आसपास जो लोग रह रहे हैं, स्थानीय लोग, उनको परेशानी हो सकती है। कंट्रोल किया जा रहा है इस गैस को भी। इस भीषण आगजनी की वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में धुआं फैल चुका है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। फिलहाल आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा ये अब तक कोई नहीं पता लग पाया है, लेकिन वजह भी साफ नहीं है, आग लगी कैसे। चलिए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे ये आग लगी है और कितनी ऊंचाई पे ये जो लैंडफिल साइट है वो है। आप कुतुब मीनार की ऊंचाई देख पा रहे हैं, जो 72.5 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई भी आप देख पा रहे हैं। इसकी तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। अब देखिए बड़ी समस्या क्या है, कितना टन कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जैसा कि आपने आपको बताया, और पूर्वी दिल्ली की जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है ऊंचाई कुतुब मीनार से 8 मीटर कम से कम है। और लैंडफिल साइट पर आपको बता दें निस्तारण की जो गति है वो भी धीमी है। 84 मीट्रिक टन कूड़ा पहाड़ पर बाकी है। 5 सालों में 46 मीट्रिक टन कूड़ा ही हट पाया है। कई बार आग लगने की घटनाएं, कूड़ा हटाने की समस्या सीमा बढ़ जाती है, समय सीमा भी बढ़ जाती है।
अब 2026 तक कूड़ा हटाने का लक्ष्य भी रखा गया, लेकिन लक्ष्य कहां तक जा पाएगा ये बड़ा सवाल है। लैंडफिल साइट से प्रदूषण की समस्या भी लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रही है। और हमारे साथ लैंडफिल साइट से ही इस वक्त पुनीत जुड़ रहे हैं। ताजा हालात क्या है ये पुनीत ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन पुनीत, क्या आप पीछे देख रहे हैं ये पहाड़ जहां पर अब तक धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। पुनीत, क्या सिचुएशन है, कब तक पूरी तरह आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, कल शाम को ये आग लगी थी और उसके बाद 10 फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया था, लेकिन आग उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी। ये जो पहाड़ है, इस कूड़े के ढेर का, इस पहाड़ के नीचे परत दर परत जो है वो गैस बन जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस बनती है। इसके अलावा अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसी गैसें भी होती हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि देर रात में बारिश हुई थी, उस बारिश का फायदा ज़रूर फायर ब्रिगेड की टीम को मिला है। आग बुझाने में बारिश की वजह से आग पर काफी ज्यादा काबू पाया गया, लेकिन धुआं काफी ज्यादा, और ये धुआं जो है वो पूरब से पश्चिम की हवा बह रही है। गनीमत है कि जो हवा है वो दिल्ली की तरफ ना जाकर उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है और हवा काफी ज्यादा तेज है। आज भी तूफान की चेतावनी, अलर्ट जारी किया गया। हवा काफी तेज और इस वजह से जो धुआं है वो छटता जा रहा है, लेकिन फिलहाल जहां ये आग लगी हुई है वहां से काफी ज्यादा धुआं भी निकल रहा है। 10 फायर टेंडर लगे हुए हैं, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटे और, यानी कि शाम या देर रात तक जो है वो आग पर काबू पाने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन चूंकि ये परत दर परत यहाँ पर गैस उत्पन्न हो रही है और नीचे की तरफ आग लगी हुई है, कई जगह अलग अलग जगह आग लगी हुई है, तो रात में फायर ब्रिगेड की टीम को काफी ज्यादा आसानी हुई, क्योंकि उनको पता लग पाया कि कौन कौन सी जगह पर आग लगी हुई है और वहीं पर वो पानी की बौछार इस तरीके से करने के बाद वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। धुआं काफी ज्यादा, और धुएं की वजह से फायर ब्रिगेड की टीमों को उस जगह पर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही थी जहां पर सबसे ज्यादा आग लगी है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की टीम, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ताजा सूरत हाल हमें सीधे इस लैंडफिल साइट से दिखा रहे हैं। जैसा कि पुनीत ने जानकारी दी, पानी की बौछारों की वजह से कुछ फायदा हुआ है, लेकिन अब कब तक पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा देखना होगा। लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज यूपी में 2 रैलियां होने वाली हैं। अलीगढ़ और हाथरस की रैली को आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर कब्जे के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अलीगढ़ में मतदान होना है। इससे पहले पीएम मोदी आज अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत यहां पहुंच रहे हैं। नुमाइश मैदान में पीएम अलीगढ़ और हाथरस लोकसभा सीट की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए जर्मन हैंगर तकनीक पंडाल बनाए गए हैं। करीब 2 बजे आयोजित इस चुनावी सभा में सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह समेत राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। मोदी 3 दिनों में यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक 23 अप्रैल को मोदी सुबह 10:45 पर सवाई माधोपुर में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर जांजगीर चांपा में रैली करेंगे। इसके अलावा 5 बजे शाम को महासमुंद में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 24 अप्रैल की सुबह 10:45 पर सरगुजा में सभा करेंगे। 2:45 पर एमपी के सागर में और शाम 5:15 पर बैतूल में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 7:15 पर राजधानी भोपाल में पीएम रोड शो करेंगे। और चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि अर्बन नक्सल सोच वाली कांग्रेस अब माताओं बहनों के मंगलसूत्र को भी छीनना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति को
आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बहुत खतरनाक बताया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो संपत्ति का सर्वे करवाएगी और देश के लोगों का पैसा घुसपैठियों में बांट देगी। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस पुराने बयान को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए, वो दरअसल करीब 18 साल पहले मनमोहन सिंह के एक भाषण से संबंधित है। हम आपको उनके उस बयान को भी सुनाते हैं कि आखिर मनमोहन सिंह ने उस समय मुसलमानों को लेकर क्या कहा था। पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया तो सियासी गलियारों में इसे लेकर प्रतिक्रिया हुई। असल में करीब 18 साल पहले 9 दिसंबर 2006 को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी का जिक्र किया था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. अब कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी को चुनौती दी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग से पहले राजनीति का पारा हाई लेवल पर पहुंच चुका है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए क्या कहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 5 कानूनों को खत्म करने की बात कही है। जिस कानून को खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे ऊपर रखा वो है सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून, जिसे पिछले महीने 11 मार्च को देश भर में लागू किया गया। We have a long list of laws. Repeal 5 laws. 1, the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC. The Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC. And the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. चिदम्बरम रविवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में थे। केरल में दूसरे चरण में सभी 20 सीटों पर मतदान होना है। और मतदान के दूसरे चरण की तारीख नजदीक आते ही चुनाव पर मदरसे की राजनीति भी हावी होने लगी है। असम के गृह मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने चुनौती दी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के ताजा बयान के बाद असम में राजनीति हलचल तेज हो गई है। अपने एक बयान में अजमल ने राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को बड़ी चुनौती दी है। कहा है कि डायरी में लिख लो, लोकसभा चुनाव के बाद बदरुद्दीन अजमल संसद में आ रहे हैं। असम के करीमगंज और नौगांव के AIUDF सांसदों के साथ हम तीनों भाई 700 नए मदरसे खोलेंगे।
बदरुद्दीन अजमल ने बयान 20 अप्रैल को नौगांव में दिया था। आपको बता दें कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने धुबरी लोकसभा सीट से नामांकन भरा है और चौथी बार सांसद बनने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसे को बंद करने के पीछे तर्क भी दिए थे। शेष मदरसा बंद किया हो, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूँ, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। और आइए आगे बढ़ते। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोगों का सपना विकसित भारत में रहना है। पीओके के लोग पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर खुद भारत के साथ आना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी राजू बिष्ट के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह के इस भाषण के दौरान भीड़ से भी पीओके वापस लेने के लिए नारे लग रहे थे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला, अज्ञात लोगों ने हमला किया और हमले में संजय निषाद घायल हुए। संत कबीर नगर में शादी समारोह में गए थे संजय निषाद ने एसपी के लोगों को ठहराया जिम्मेदार। सांसद प्रवीण निषाद ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। तो देखिए, यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला हुआ है और यह बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने उस वक्त हमला किया जब वो एक शादी समारोह में गए थे। संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में वो गए थे और इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। निषाद ने समाजवादी पार्टी के लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसको लेकर देखिए, निषाद और बीजेपी के समर्थकों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ है कि अब उसके वजीर आजम के लिए मुंह छिपाना भी मुश्किल हो गया। किसी भी देश के लिए उसकी संसद को लोकतंत्र का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान की संसद में ही जिन्नालैंड के लुटेरों ने डाका डाल दिया। पाकिस्तान में संसद के अंदर से ही सांसदों और दूसरे कर्मचारियों के जूते चुरा लिए गए, वो भी तब जब वो संसद के अंदर ही बनी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। गरीबी और भुखमरी से पहले ही मुल्क में गदर मचा हुआ है और अब लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान का यही मुकद्दर है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट जूता चोर पाकिस्तान, मरियम शहबाज के बंद आंख का। ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। ये पाकिस्तान पर लगा वो बदनुमा दाग है जो आसानी से नहीं धुलेगा। पाकिस्तान के जिस संसद से मुल्क के मुस्तकबिल को ऊंचाइयों पर ले जाने की कसम खाई जाती है, आज उसी पाकिस्तानी संसद में चोर और डाकुओं ने डेरा डाल लिया है। जिस जुमे के दिन को पाक आवाम और इस्लामिक कानून पर चलने वाला पाकिस्तान बेहद पाक मानता है, उसी जुमे के दिन पाकिस्तान के संसद में जूतों की चोरी हुई है। और ये चोरी उस वक्त हुई जब कई सांसद, अधिकारी और पत्रकार संसद परिसर के अंदर ही बनी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी संसद में करीब 2 दर्जन जूते चोरी हुए। जूते चोरी होने के बाद कई सांसद नंगे पैर वापस गए। नमाज के वक्त कई सुरक्षा अधिकारी मौके पर नहीं थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी और पुलिस अफसर को जांच के आदेश दिए गए हैं। ये हैं उस्मान खान, ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट के प्रेस इंचार्ज हैं। जूते चोरी की घटना के बाद ये भी हैरान हैं। पाक संसद से जूते चोरी की घटना के बाद पाक वजीर आजम खामोश हैं। शायद वो जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त न कर सकें, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस चोरी के पीछे भिखारी माफियाओं का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में भिखारियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। इनके खिलाफ जागरूकता के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें बड़े क्रिकेटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सोचिए, जूते चोरी की घटना पर जिस मुल्क के रक्षा मंत्री को बयान जारी करना पड़े, उस मुल्क में आम लोगों का अपने रहनुमाओं पर कितना एतबार होगा। ऐसे में पाकिस्तान के बड़े पत्रकार अपने मुल्क के ही हुक्मरानों को कोसने से बाज नहीं आते। पाकिस्तान की संसद राजधानी इस्लामाबाद में है, लेकिन पाकिस्तान के कई शहरों पर भिखारियों ने कब्जा कर लिया है। करीब 3 से 4 लाख भिखारियों ने तो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर पर भी कब्जा जमा लिया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुबई में भी पाकिस्तानी भिखारियों ने कब्जा कर लिया है। कुछ दिनों पहले ही दुबई पुलिस ने भिखारियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए थे। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या भिखारी पाकिस्तान के संसद में घुस सकते हैं? क्या भिखारी पाकिस्तान के संसद में घुसकर चोरी कर सकते हैं? क्या पाक संसद में आने जाने वाले लोगों की चेकिंग नहीं होती? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जूते चोरी का शक भिखारियों पर क्यों जताया? ऐसा नहीं है कि भिखारियों को अपने देश की संसद में जाने का अधिकार नहीं है। वो इजाजत लेकर अपनी पहचान पत्र के साथ नियमों के मुताबिक संसद जा सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के लिए भिखारियों पर शक जताना मुनासिब है? पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नहीं पता आखिर संसद से जूते किसने चुराए। बस शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भिखारियों पर शक जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में सरेआम लूट, चोरी, हत्या और डकैती होती है। पाकिस्तानी फौज आतंक को एक्सपोर्ट करने में लगी हुई है, जबकि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर लोगों को फिजूल का पाठ पढ़ाया जाता है। ये है पाकिस्तान का असल सच। पाकिस्तान के हुक्मरान जूता चोर को नहीं ढूंढ पा रहे। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम संसद में घुसने वाले डकैतों को नहीं पकड़ पा रहा। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो इसे फना होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।